अगले साल इसी समय जून 18 को अगर हम यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे होंगे तो देश की स्थिति क्या होगी? शेखर जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया है, और जो भी सज्जन यहां पर मौजूद हैं सबको मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे मैं क्षमा भी चाहता हूं कि मुझे ठीक 7 बजे यहां पहुंचना था। मैं नहीं जानता था कि वर्षा होने के कारण ट्रैफिक जाम इतना अधिक होगा, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है। शेखर जी ने जो सवाल पूछा है उसके संबंध में इतना ही कहना चाहूंगा कि 18 जून को जब अगली साल हम लोग मिलेंगे तो पूरी तरह से आप आश्वस्त रहिए, बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट इस देश में होगी। और वो कैसे बनेगी, उसका समीकरण कैसे आएगा, जोड़ तोड़, उसका अलजेब्रा अरिथमेटिक कैसे होगा? अभी वो अगर आप भारत का नक्शा देखें तो बहुत मुश्किल लगता है। सीटें कहां से आएंगी? आपने जोड़ तोड़ की बात कही है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी कभी फाउल गेम नहीं प्ले करेगी। कभी भी हम फाउल गेम प्ले नहीं करेंगे। जो भी हमारे बीजेपी लेड एनडीए इस समय है, हम सभी लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे। हमारा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी होगा, लेकिन हम यह तय करेंगे साथ बैठकर कि हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स क्या होंगे। उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। यदि हमारे एलाइज ये कहेंगे कि नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की कोई जरूरत नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए की कंपोनेंट है वह अपने एजेंडा पर जा सकती है, तो हम अलग से अपने एजेंडे पर भी जा सकते हैं। लेकिन यह निर्भर करेगा कि एनडीए के जो एलाइज हैं उनका क्या विचार है। जहां तक प्री पोल अलायंस का प्रश्न है, ऐसा कोई प्रपोजल अभी तक हमारे सामने नहीं है कि इस समय जितने हम एलाइज हैं हम अपने एलाइज के नंबर को बढ़ा सकें। लेकिन हो सकता है कि हमको इतनी स्ट्रेंथ लोकसभा में मिल जाए कि आगे हमको एलाइज की जरूरत नहीं रहे। लेकिन इस समय जो हमारे एलाइज है, भले ही हमको क्लियर मेजॉरिटी ही क्यों न मिल जाए, लेकिन यदि हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो उस गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन इस समय के जो हमारे एनडीए के एलाइज हैं उनका निश्चित रूप से होगा। मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस पिछले 9 वर्षों का रहा है, उससे देश की जनता पूरी तरह से निराश है, हताश हो चुकी है। किसी भी फ्रंट पर हम देखें, चाहे इकोनॉमिक फ्रंट हो, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी फ्रंट हो अथवा डिप्लोमेटिक फ्रंट हो, हर फ्रंट पर यह गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल्योर है। यदि सब मिला जुलाकर मुझे कहना हो तो मैं कहूं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने अपनी क्रेडिबिलिटी यह पूरी तरह से खो दी है, तो यह कहना भी एग्जैगरेशन नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे तो केवल कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के नेगेटिव्स के आधार पर ही चुनाव में नहीं जाएंगे। हम अपने पॉजिटिव इश्यूज लेकर जाएंगे। यदि हमारी गवर्नमेंट आती है तो अपनी गवर्नमेंट आने के बाद हमारा इस देश के डेवलपमेंट के लिए क्या विजन है, इसीलिए प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही मैंने विजन डॉक्यूमेंट तैयार कराने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया था, और काफी हद तक हमारा वो विजन डॉक्यूमेंट वह पूरा भी हो चुका है। हम एक विजन के साथ, पॉजिटिव इश्यूज के साथ हम जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाएंगे। अगर मैं इसको ठीक से समझूं तो व्हाट यू आर सेइंग इज दैट you will be open to the idea of offering a common minimum program before elections also. अब यह सब कुछ निर्भर करता है कि हमारे जो एनडीए के एलाइज उनकी क्या ओपिनियन है। यदि सभी सहमत हैं तो हम उस आधार पर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी स्थिति ऐसी है
कि आपके साथ, लेकिन ये हम एनडीए के साथ ही बैठकर तय करेंगे। आपके जो एलाइज अभी बचे हैं वो आपके एसेंशियल एलाइज हैं, शिवसेना और अकाली दल, जिनको और कहीं जाने को नहीं है और जो कभी और कहीं गए भी नहीं। लेकिन ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई कि आपके साथ इन एसेंशियल एलाइज को छोड़ के कोई भी और एलाई नहीं है, और कोई भी और एलाई, कोई भी और रीजनल पार्टी इस समय कुछ हद तक जयललिता को छोड़ के जाने की बात नहीं कर रही? देखिए, हम बहुत प्री पोल अलायंस के प्रति बहुत हमारी तरफ से भी कोई प्रयत्न नहीं है, क्योंकि इस समय का जो हमारा अलायंस जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज का है, उस आधार पर हम कॉन्फिडेंट हैं कि जितना नंबर हमको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए, हम उतना नंबर निश्चित रूप से लोकसभा में हासिल करेंगे, यह हमारा विश्वास है। अब थोड़ी बहुत कमी पड़ेगी तो आपने देखा होगा कि जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज होकर लोकसभा चुनाव में आती है, तो उसके साथ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपने आप अपना प्रपोजल लाती हैं कि हम भी आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है कि एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हम लोग हासिल करेंगे। वैसे हमारा टारगेट तो यही है कि एनडीए को क्लियर मेजॉरिटी हासिल हो। लेकिन ऐसी स्थिति क्यों है कि कोई पार्टी, कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं, कई पार्टियां हैं जो कांग्रेस के साथ ना जाए लेकिन ये कहती है कि बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगी, जैसे जगनमोहन रेड्डी भी कहते हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी ने जेल में डाला हुआ है 13 महीने से। तो ये जो राजनीति बनी है, आप सोचते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में कोई कमी रही है जिससे राजनीति बनी है, कि ना करने वाले ज्यादा हैं और हाँ या मे बी कहने वाले बहुत कम हैं? और अगर राजनीति ऐसे रही है तो आप उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास ये 8 या 9 महीने बचे हैं। देखिए, 98 में भी जब पहली बार हमारी गवर्नमेंट बनी थी, एनडीए गवर्नमेंट लेड बाई श्री अटल बिहारी वाजपेयी, तो उसके पहले भी हमारे साथ बहुत एलाइज नहीं थे। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद हमने जो गवर्नमेंट चलाई वो 24 एलाइज को साथ लेकर चलाई। तो कोलिशन गवर्नमेंट चलाने की स्किल यदि किसी के पास है तो वह भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह 6 वर्षों तक गवर्नमेंट चलाकर हमने दिखा दिया है। और हो सकता है कि बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनकी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कि किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाएंगे तो हमारा वोट बैंक इश्यूज के आधार पर प्रभावित हो सकता है। इस कारण वो उस नेशनल पार्टी के साथ न जुड़ना चाहें। कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ भी जो आज अलायंस हैं, यह अलायंस उनका इन अलायंस के साथ प्री पोल नहीं था, बल्कि यह पोस्ट पोल हुआ है। जब कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज होकर आई है तब हुआ है, पहले नहीं था। तो यह सिलसिला तो इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत पहले से चला आ रहा है। इसलिए मैं देश की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि एक बार बीजेपी लेडी एनडीए को उनका विश्वास प्राप्त हो। 6 वर्षों तक गवर्नमेंट चलाकर हमने दिखा दिया है कि गवर्नमेंट कैसे चलाई जाती है, और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि इंटरनेशनल फोरम पर भी भारत की क्रेडिबिलिटी, भारत की विश्वसनीयता को हमने बढ़ाने में सफलता हासिल की थी। और आप लोग सारे यहां पर हाईली एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को भी इस बात की जानकारी होगी कि केवल भारत ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट भी ये कहने लगे थे कि जिस दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस कंट्री की इकोनॉमी को ले जाया जा रहा है, और ऐसे ही यह गवर्नमेंट यदि चलती रही तो शायद 2020 आते आते भारत एक सुपर इकोनॉमिक पावर भी बन सकता है। यह कॉन्फिडेंस केवल भारत के इकोनॉमिस्ट के अंदर ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके अंदर भी यह पैदा हुआ था। Please feel free to raise your hands at any point. Jishnu, somebody get the microphone to him. Also, while the microphone to him, all of you know Mr. Rajnath Singh as BJP party president, but you know there are many things which are not that well known about him. He is, by Indian standards, a very young leader still. He's among the youngest in the top leadership of his party by every standard. Well, I was trying to be discreet.
Also, he became Chief Minister of India's largest state very early on, in very early 40s, and did a good job of it. Also, when Mr. Vajpayee set up his cabinet, it also speaks for Mr. Vajpayee's far-sightedness that he was given the surface transport portfolio. So he started the highway program, Golden Quadrilateral, and he was handpicked for that. It's one of the few things that is still working in India in spite of fits and starts, in spite of the fact that we've now had an interesting minister appointed in that job. Let us see what he does with the job, but he's the one who started it. So, Jishnu, please carry on. Okay. Is this on? Yeah, sure. So first of all, thank you to the both of. First of all, thank you to the. Hold it closer, Thank you as very Shah Rukh Khan said, yes. So first of all, thank you to the both of you for putting this thing together. I think it's a privilege. I'm going to ask you a question that I slightly different from what a lot of people want to know. So I won't ask you a question about what's happening in politics today. But since you spoke about allies, अगर आपको मौका मिला to go back 63 years ago when the Constitution of India was being written, and we talked about alliances and coalition politics, और अगर decision आपके हाथ में होता, आप इस इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को टू पार्टी डेमोक्रेसी बनाते या जैसे आज है मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनाते? आपका क्या विचार है? Which is correct? वैसे इस समय तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारे देश में है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हमारी गवर्नमेंट आ जाएगी तो यहां पर बाईपोलर डेमोक्रेसी अथवा टू पार्टी ये डेमोक्रेसी को हम यहां चाहेंगे, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारी विविधता है, तरह तरह के का समाज है, तरह तरह के लोगों की थिंकिंग है, तरह तरह के लोगों के अपना प्रोफेशंस है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में यदि रहता है तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस देश की जनता जब आवश्यकता महसूस करेगी, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे देश की जनता में पॉलिटिकल अवेयरनेस की कोई कमी नहीं है, जब ये महसूस करेगी तो अपने आप इसी में से बाईपोलर पॉलिटी इमर्ज होकर आ जाएगी। Rama, get the phone. नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी और वाजपेयी माइक Closer to the. तो माइक या ठीक करो। क्लोज इट माय माउथ। हाँ, नमस्कार। ये नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी और वाजपेयी जी लेड बीजेपी में कितना किस चीजों में कंटिन्यूटी होगी आपके ख्याल में और किस चीजों में चेंज होगी? क्योंकि कोई दो शख्स एक जैसे तो नहीं होते हैं। वैसे आपका सवाल जो है बहुत ही ये इसका जवाब देना बहुत आसान नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिस पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी है, एक अपना पॉलिटिकल थॉट है, जिसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, जिनके अपने प्रोग्राम्स हैं। उसी आधार पर हम लोग गवर्नमेंट भी चलाते हैं, उसी आधार पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी चलाने का काम करते हैं। लीडरशिप भले ही बदले, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें बहुत बड़ा कोई अंतर देखने को नहीं मिलेगा। अब एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कुछ भी स्टेप्स उठाए, जो हमारी पार्टी का एक विजन था पहले से, उस विजन के आधार पर ही उन्होंने वह सब सारे स्टेप्स उठाए थे। और आगे भी यदि कोई हमारा लीडर आएगा तो ठीक है, लीडर आने के कारण थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, इस रियलिटी को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन कमोबेश वही सब सारी चीजें रहती हैं। लेकिन आज ऐसा मैं महसूस करता हूं कि कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी की जैसी एक ग्लूमी पिक्चर इस समय बना रखी है, इसको ठीक करने की जरूरत है। और इस 65 वर्षों के आजादी के काल में मैंने महसूस किया कि इस समय जिस इकोनॉमी को हमने अडॉप्ट किया है, इस इकोनॉमी के कारण एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी हमारे देश में बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है, और उसके कारण जो है सिविल अनरेस्ट जगह जगह।
माओइज्म, एक्सट्रीमिज्म, यह सब सारी प्रॉब्लम सारे देश भर में है। तो प्रेजेंट जो हमारी इकोनॉमी है, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल के बारे में भी अब भारत को सोचना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं और मैं जो भी हमारे कोलीग्स हैं उनके साथ भी मैं बैठता हूं, तो मैं कहता हूं कि भारत को यूएस के इकोनॉमी की नकल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर हर कंट्री का एक अपना होता है। उस सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर ही अपना इकोनॉमिक मॉडल तैयार करना चाहिए। तो भारत को भी एक अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें कि इनकम डिस्पैरिटी अथवा उसे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी कहिए, उसको काफी हद तक मिनिमाइज किया जा सके, और ऐसा इकोनॉमिक मॉडल जिसमें केवल जीडीपी की ग्रोथ रेट की ही चिंता न की जाए, बल्कि साथ ही साथ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इसकी भी चिंता की जाए। हम उस इकोनॉमिक मॉडल में केवल ग्रोथ रेट की चिंता नहीं की जाए। इस प्रकार के इकोनॉमिक मॉडल को हम इस देश के लिए चाहते हैं। अब ये एक लंबा विषय होगा कि आपका अल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल जो होगा वह कैसा होगा, लेकिन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के ग्रोथ की हम चिंता नहीं करते, हम केवल ग्रोथ रेट को देखते हैं। उदाहरण तो मैं कई दे सकता हूं कि लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है और ग्रोथ रेट क्या होता है, लेकिन उस डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इसमें एक सप्लीमेंट्री में पूछ लूं कि आपका जो आइडिया है इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल का, इसमें और एक जो नरेंद्र मोदी का मॉडल है वो तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल है गुजरात में, उसमें कितना वेरिएंस है, या आपका मॉडल नरेंद्र भाई के मॉडल जैसा ही है? देखिए, हमारी जितनी भी स्टेट्स हैं, चाहे गुजरात हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट, मध्य प्रदेश है बीजेपी रूल्ड स्टेट, छत्तीसगढ़ है बीजेपी रूल्ड स्टेट, और इसमें गोवा है बीजेपी रूल्ड स्टेट। मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट बीजेपी रूल्ड स्टेट्स और साथ ही साथ कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स, इन दोनों के गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करेगा तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंचेगा कि गुड गवर्नेंस देने का काम इस देश में यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट कर रही है तो वह केवल बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है। इसको नहीं करेगा, इसको स्वीकार करेगा। गुजरात की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अपने तरह की है, मध्य प्रदेश की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अपने तरह की है, छत्तीसगढ़ की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अपने तरह की है। इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे चीफ मिनिस्टर्स ने अपने स्टेट के डेवलपमेंट की चिंता की है। और गुजरात का जहां तक सवाल है, मैं कह सकता हूं विश्वास के साथ, और मुझे सचमुच ये कहने में गौरव की अनुभूति हो रही है, एंड आई एम प्राउड टू से कि हमारी गुजरात की गवर्नमेंट ने जो भी काम किया है उसकी सराहना केवल भारत में ही नहीं हो रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उसकी सराहना हो रही है। राणा जी, इसके पहले कि माइक्रोफोन आगे जाए, एक मिनट, एक मैं आपसे पूछूं, ये जब आपने निर्णय किया, यू डिसाइडेड अबाउट 2 weeks बैक टू मेक नरेंद्र मोदी योर कैंपेन इन चार्ज, did you then anticipate the kind of reaction you got from Mr. Advani? Or was it taken into calculation? Or was it taken into calculation, or were you taken by surprise? नहीं, वैसे पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने जो भी हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर्स थे, सारे मेंबर्स से हमने बातचीत की थी, लेकिन आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने से अपनी नाराजगी व्यक्त की हो, ऐसा नहीं है। उसे इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने जो नाराजगी व्यक्त की उसके और कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण कोई नाराजगी व्यक्त नहीं की। मैं उससे सहमत नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने के कारण उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी गलत दिशा में जा रही है, उन्होंने कहा पर्सनालिटी कल्ट हो रहा है, व्यक्तिवाद हो रहा है,
तो वो तो व्यक्तिवाद तो आप नहीं कर रहे। देखिए ऐसा है कि परिवार का जो गार्जियन होता है, जो फादर मदर होते हैं, जो परिवार के बड़े लोग जो होते हैं ना, बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट होता है घर का लड़का, तब भी कहते हैं कि देखो तुम नालायक हो गए, पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे हो, ठीक करो। तो वैसे ही अडवाणी जी ने कह दिया। तो अडवाणी जी का तो ये हक है, वो हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे मेंटर हैं, सब कुछ है। हम उनका बेहद इज्जत करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन शायद अडवाणी जी का ये मैसेज है कि मुझे बुजुर्ग की तरह ट्रीट मत कीजिए, मैं भी फर्स्ट अमंग द इक्वल्स हूं। नहीं, ये नहीं, फर्स्ट तो है ही वो, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी अडवाणी जी की उपेक्षा नहीं कर सकती है। और मैं बतलाना चाहता हूं पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, कि हम अपने वरिष्ठ नेताओं की कभी उपेक्षा नहीं कर सकते। जहां तक अटल जी और अडवाणी जी का कंट्रीब्यूशन है, हम सब सारे लोग, चाहे जितने लोग हों, मैं कह सकता हूं कि हम कहीं पर खड़े नहीं होते हैं उनके सामने, अटल जी और अडवाणी जी के कंट्रीब्यूशन के साथ। हमारा उनके प्रति सम्मान था, है और रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राजनाथ जी, पहले तो मैं आपको If you would introduce yourself आई एम also. निमिष जोशी फ्रॉम CLSA। राजनाथ जी, पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। पिछले 8-9 साल से जो D4 गैंग का जो मजबूत पकड़ थी भाजपा पे, वो आपने 4 महीने में तोड़ दी है। तो उसकी तो पहले मैं बधाई, दिल्ली फोर, दिल्ली 4 की आप पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा। ये बैंकर लोग हैं, हर चीज को ये ऐसे कोड हाँ, वर्ड तो, में बोलते हैं। उसके आगे मेरे 2 सवाल हैं। एक तो आप क्या करेंगे जो स्टेट लीडर्स हैं, बाबूलाल मरांडी या येदियुरप्पा, ये जो परेशान होके निकल गए थे भाजपा से, उनको वापस लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा वो भाजपा के साथ हैं। और दूसरा क्या है, थोड़ा हटके हैं, आपका वंशवाद के बारे में क्या विचार है, क्योंकि आप कांग्रेस को वंशवाद पे काफ़ी बोलते हैं, लेकिन आप अनुराग ठाकुर को देखिए हिमाचल में। आज ही मैं पढ़ रहा था कि शायद गौतम बुद्ध नगर से आपके चिरंजीव पंकज सिंह आ सकते हैं। नहीं, मैं बोल रहा, तो उसके तो ये 2 सवाल। पहला सवाल तो आपने ये कहा कि D4 के बजाय क्या कर दिया है, आपने D4 को न्यूट्रलाइज करके अब फिर से जरा क्या बना दिया है फिर? नहीं, वो आप बताएंगे क्या बना दिया। मैंने क्या D4 इनका मतलब ये है तो कि भारतीय जनता पार्टी में D4 D5 है ही नहीं। ओके। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारी सेंट्रल लीडरशिप है, वो पूरी टीम स्पिरिट के साथ काम करती है। और कोई भी हमको डिसीजन करना होता है तो हम सभी लोग मिलजुल कर परस्पर विश्वास के आधार पर हम डिसीजन करते हैं। ठीक है, जहां 4 लोग 5 लोग होंगे, किसी इशू के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट जो भी एक बार फैसला कर देता है, सभी उसको स्वीकार करते हैं और ये मानते हैं कि इस डिसीजन में हमारा भी पार्टिसिपेशन है, इसको स्वीकार करते हैं सभी। और पार्टी प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं किसी चीज को एकदम बिल्कुल नलीफाई कर दूंगा, न्यूट्रलाइज कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक बात और कहना चाहूंगा, जिसे मिस्टर येदियुरप्पा की बात की आपने, मिस्टर बाबूलाल मरांडी की बात की है। क्योंकि लेटेस्ट जिन नेताओं को आप जानते हैं, एज के अनुसार स्वाभाविक रूप से उनकी चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर अब तक देखिए, पहले हम भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी स्थापना 1951 में हुई थी। तब से लेकर बहुत सारे लीडर्स आए और बहुत सारे लीडर्स चले गए। बल्लाजी बधोक का भी नाम आपने सुना होगा, पहले पार्टी प्रेसिडेंट भी थे कभी भारतीय जनसंघ के समय, वो भी बाहर किन्हीं कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से चले गए। लेकिन यह विशेषता भारतीय जनता पार्टी की माननी पड़ेगी। और कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारी इस विशेषता की प्रशंसा करेगा कि हिंदुस्तान में इस समय यदि देखा जाए, यदि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यदि आपको कहना हो, रिकॉग्निशन तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज को भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की मिली हुई है, लेकिन एक्चुअली यदि देखा जाए तो 3 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस समय।
कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, 3 पॉलिटिकल पार्टीज। आजादी मिली है तब से, यानी 51 से, मैंने 47 से मैं नहीं कह रहा हूं, 51 से, ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस कंट्री में एग्जिस्टेंस में आई, लेकिन उसके बाद उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो गया, उनका नाम लेने वाला भी आज कोई शेष नहीं बचा। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, जिनका की डिवीजन भी, वर्टिकल डिवीजन हुआ, लेकिन नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज में कांग्रेस पार्टी का भी 2 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी का 4 बार वर्टिकल डिवीजन हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली एक पॉलिटिकल पार्टी इस देश की है कि इसमें 1, 2, 4 लोग किन्हीं कारणों से नाराज होकर पार्टी से बाहर चले गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कभी वर्टिकल डिवीजन नहीं हुआ है, क्योंकि एक अपनी आइडियोलॉजी के प्रति, एक अपने पॉलिटिकल थॉट के प्रति, एक अपने प्रिंसिपल्स के प्रति यह कमिटेड पॉलिटिकल पार्टी है, इस कारण नहीं हुआ है। जहां तक कि लोगों के आने का सवाल है, आपने देखा होगा कि हमारे श्री कल्याण सिंह जी भी किंचित कारणों से चले गए थे, आज वो हमारे साथ हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, आज वो उत्तर प्रदेश में अपना नेतृत्व दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो होता है परिवार में भी कभी कभी किसी बात को लेकर कोई नाराज हो जाता है, तो 4 दिन के लिए घर भी छोड़कर चला जाता है, लेकिन कभी कभी बात यदि बन जाती है तो फिर से घर में आ जाता है। तो मैं समझता हूं प्रतीक्षा करनी चाहिए, कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। Also introduce yourself, please. My name is Fatima, and basically I do political data collection and campaign management, and recently worked with the Obama campaign in America, the Obama campaign. The media is speculating about Modi versus Rahul Gandhi as the prime minister candidate, and for 1.5 years, if you constantly see all the articles, media reports, it's all about 2 individuals. But I want to go beyond that, and I want to ask you just an outline of what BJP or your manifesto would be for 2014, specifically in terms of foreign policy, because you see that, especially with Narendra Modi, his alliance with Israel versus, the Middle East, the business that Narendra Modi and Israel has done, the 2 governments in Gujarat, the investment that's brought in has been a lot. But from a national perspective, if BJP came into power in 2014, what would its foreign policy be at a national level? Number 1. And number 2 is, I know that you touched upon, economic development and how would, India face the economic battle and growth. But if you could go into a bit more specifics, कि specific programs जो BJP करेंगी अगर पावर में आए, just outline. भारतीय जनता पार्टी जब पावर में आएगी तो हमारे क्या स्पेसिफिक प्रोग्राम्स होंगे, अथवा हम इलेक्शन में जाएंगे तो उस समय हमारे क्या इश्यूज होंगे, अथवा किन प्रोग्राम्स को लेकर हम जनता के बीच भी जाएंगे, उस समय मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करा रहे हैं इस समय। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो उस समय हम लोग एक इलेक्शन मैनिफेस्टो भी तैयार करते हैं। इलेक्शन मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए बहुत सारे इस देश के जो डिफरेंट सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स होते हैं उनको हम इनवाइट करते हैं, उनके साथ चर्चा करते हैं और बातचीत करने के बाद हम एक फाइनल शेप अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को देते हैं। तो इस समय मैं पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो के बारे में कोई नहीं बतला सकता, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है कि हम इस सेक्टर में डेवलपमेंट यदि हम करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस सेक्टर में कैसे करेंगे, इस सेक्टर में कैसे करेंगे, महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे, अथवा इस सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम क्या करेंगे, करंट अकाउंट डेफिसिट को बिल्कुल वो कंट्रोल में रहे, जैसी आज हो गई है वैसी न रहे, इसके लिए क्या करेंगे। इन सब सारी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। समाज के डिफरेंट सेक्शंस हैं, उनके लिए हम क्या करने वाले हैं, इन सब सारी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। फॉरेन पॉलिसी का जहाँ तक सवाल है, फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के जितने भी देश हैं सभी देशों के साथ एक अच्छे रिलेशंस बनाकर रखना चाहिए। हमारी फॉरेन पॉलिसी कांग्रेस की तरह नहीं होगी
कि हम कभी रूस के ज्यादा नजदीक हो जाएं और अमेरिका से दूर हो जाएं, कभी हम अमेरिका के बहुत ज्यादा नजदीक हो जाएं और रूस से बहुत ज्यादा दूर हो जाएं। हम इक्वी डिस्टेंस सबके साथ बनाकर रखेंगे, लेकिन रिलेशन हमारे जितने कार्डियल हो सकते हैं वो रिलेशंस कार्डियल बनाकर हम रखने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक रखने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर हो अथवा जो भी गवर्नमेंट हो, उसके अंदर एक डिप्लोमेटिक स्किल होनी चाहिए। अब जैसे हमारे जो भी नेबरहुड है इस समय, चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, बर्मा हो, नेपाल हो, आज आप देखिए तो किसी भी कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिश्ते नहीं रह गए। तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक फेलियर है इस गवर्नमेंट का। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो अपनी तरफ से उनके कुछ ऐसे इफर्ट्स होते थे, कोशिश होती थी कि हम अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते बना सकें, क्योंकि वह कहते थे दोस्त बदल सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकता है, इसलिए पड़ोसी के साथ बराबर अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी तो यही होगी। किसी कंट्री के बारे में पूछिए तो मैं बतला सकता हूं उसके साथ हमारा क्या होगा। पाकिस्तान की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा मिस फातिमा। पाकिस्तान के साथ हम चाहते हैं कि हमारे बेहतर रिश्ते हों। आपने देखा होगा कि 77 में जब एनडीए गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी एट दैट टाइम वाज फॉरेन मिनिस्टर, तो उन्होंने वीजा को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया था। और जब प्राइम मिनिस्टर बने तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद स्वयं ही ये इनिशिएटिव लिया था पाकिस्तान जाने का। बस के द्वारा वो पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से बेहतर रिलेशन बनाने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहां जाने के बाद जो ही लौटे तो कारगिल हो गया। तो लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की है और हम चाहेंगे सबके साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो।